हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज मैं आप लोगों को होम साइंस का चैप्टर नंबर 8 उत्तर जीविका वृद्धि और विकास ये चैप्टर करवाने वाली हूँ। इसके दीर्घउतरात्मक प्रश्न उत्तर। तो दीर्घउतरात्मक जो प्रश्न है इसके उत्तर मैं करवाने वाली हूँ आप लोगों को, और इसके मैंने लघुउतरात्मक क्वेश्चंस के भी आंसर्स डाले हैं। तो अगर वो वीडियो भी आप लोगों को देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इसी टाइप की हमारी और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, तो उत्तर जीविका वृद्धि और विकास। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं उत्तर जीविका, तो इसमें सबसे पहले जो आपका होम साइंस की बुक अगर आप देखेंगे चैप्टर में सबसे पहले उत्तर जीविका के बारे में ही दिया हुआ है। तो उत्तर जीविका, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर जीविका को विस्तार से समझाइए। उत्तर जीविता होता क्या है? तो उत्तर जीविता जो है वो क्या है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें उत्तर जीविता क्या होता है, जीवित बने रहना, मतलब सर्वाइवल जो है वो उत्तर जीविता है। सर्वाइवल तो सर्वाइवल है क्या उत्तर जीविता? जीवित बने रहने के लिए जो भी चीज़ें जीवित बने रहने के लिए जो ज़रूरी होती है वो क्या आती है, वो उत्तर जीविता के अंतर्गत आती है। उत्तर जीविता शब्द के कई अर्थ हैं। मूल रूप से क्या है, जीवित बने रहना जो है वो क्या है, उत्तर जीविका है। तो जीवित बने रहने के लिए हमें अब क्या क्या चाहिए होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो जीवित बने रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें अनिवार्य है, ये सारी चीज़ें उत्तर जीविका के अंदर आती है। जब बच्चों की देखभाल उचित की जाती है और उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है तथा रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से उनकी सुरक्षा की जाती है तो वे जीवित रहते हैं। क्या है, जब बच्चे की देखभाल अच्छे से होगी, उन्हें सही से खाना मिलेगा, उन्हें जीवाणुओं से सुरक्षा मिलेगी। जीवाणुओं से सुरक्षा के लिए जैसे बच्चों को बचपन में कई टीके लगाए जाते हैं, तो क्या किया जाता है, उनके जीविका के लिए, उनको जीने के लिए वो ज़रूरी है। बच्चे को बचपन में कई टीके लगाए जाते हैं, जैसे BCG के और भी टीके होते हैं, वो सारे टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, किस लिए, ताकि वो रोगों से बचे रहें। तो बच्चे को सही पोषण मिलना, बच्चों को रोगों से बचाना, जीवाणुओं से उसकी सुरक्षा करना, ये सारी चीज़ें उत्तर जीविका के अंदर आती है, ताकि बच्चे जो है, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए ज़रूरी है जीवित बने रहने के लिए। पोषक तत्वों की कमी होने पर अथवा संक्रमणों से ग्रस्त हो जाने पर उन्हें आक्रमणों से उबरने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उनकी उत्तर जीविका के लिए संकट है। क्या है कि अगर उनको जो पोषक तत्वों की अगर कमी होगी तो क्या है, बच्चों के लिए जो है वो उत्तर जीविका के लिए संकट है। अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो क्या होगा, बच्चे रोगग्रस्त होंगे, और अगर बच्चों को रोग होगा तो फिर ये बच्चों के जीवन के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए बच्चों को जो है सही पोषण मिलना। वर्ष 2007 की यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 92 लाख जीवित बच्चे पैदा हुए, अपने 5वें जन्म दिवस के पहले ही मर गए। मतलब कि 2007 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 92 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 5 वर्ष के पूरे होने से पहले जो है वो मर गए। क्यों? उनको सही से पोषण नहीं मिल पाता, या फिर वो किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। इसकी वजह से उनका उत्तर जीविका जो है वो क्या है, वो खतरे में पड़ जाती है। जिसमें से 30 लाख बच्चे जो हैं वो सिर्फ इंडिया के थे। इंडिया के नहीं, दक्षिण एशिया के सारे क्या है, दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वो सारे विकासशील देश हैं। तो वहाँ क्या होता है, बच्चों को सही से टाइम पर भोजन नहीं मिल पाता, उन्हें सही पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बच्चे रोगग्रस्त हो जाते हैं और वो 5 साल की आयु तक पहुँचने से पहले ही जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। इनमें से अधिकांश बच्चे विकासशील देश से हैं तथा उनकी मृत्यु ऐसे रोग या रोगों के समुच्चय से हो जाती है जिनकी रोकथाम या उपचार सहजता से किया जाता है। और उनकी मृत्यु भी ऐसे रोगों से होती है जिसका उपचार है हमारे देश में, उसका उपचार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को जब सही पालन पोषण नहीं मिलता, सही पोषण अगर बच्चों को नहीं मिलेगा तो क्या है, जो नॉर्मली बीमारी होती है उसकी वजह से भी बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती है। अगर उनका सही से इलाज नहीं हो पाता, सही से पालन पोषण नहीं होता, सही से उन्हें सही से खाना नहीं मिल पाता, तो इसी वजह से बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें उत्तर जीविका के बारे में हमें बताना था। ये आपके जो है ये क्वेश्चंस 5 मार्क्स में आते हैं, तो इसे थोड़ा बड़ा लिखना होता है
तो मैंने ये सारा बता दिया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 है, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए। इसमें आप लोगों को बताना है कि वृद्धि और विकास जो है इसके क्या सिद्धांत है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, तो सेकंड क्वेश्चन में जो है आपको वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में बताना है। आप लोगों की बुक में ही दे रखे हैं, 7 पॉइंट दे रखे हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में। तो आप चाहे तो बुक से कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 7 सिद्धांत दिए हुए हैं, तो आपको जो भी सही लगे, कोई भी 5 सिद्धांत इसमें से जो भी सही से याद हो जाए, आप एग्जाम में कोई से भी इसमें से 5 सिद्धांत कर सकते हैं। 5 मार्क्स का होता है, तो 5 पॉइंट में लिख दो तो मार्क्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं वृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास जो है वो क्या है, एक निश्चित क्रम में होता है। सभी बच्चों का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। ये नहीं है कि कोई भी बच्चा डायरेक्टली, अगर अभी जैसे कोई भी बच्चा छोटा है और वो अचानक से सीधा शैशवावस्था में है बच्चा, डायरेक्ट किशोरावस्था में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे एक बच्चा अगर छोटा सा है तो फिर वो धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करता है, बैठने के बाद वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, लड़खड़ा कर चलता है, उसके बाद लड़खड़ा कर चलने के बाद फिर वो सही से चलना स्टार्ट करता है। तो एक निश्चित क्रम में सभी बच्चों के साथ यही होता है, सभी बच्चे एक निश्चित क्रम के साथ जो है वो उनका विकास होता है। तो इसमें भी 2 प्रकार होता है विकास का। पहला होता है मस्तकाधोमुखी विकास। तो मस्तकाधोमुखी विकास में क्या है, इसमें बच्चे का जो विकास है वो बच्चे का विकास जो है वो बच्चों की मस्तिष्क की तरफ से स्टार्ट होता है। ये कब होता है, जब बच्चा छोटा होता है। जब बच्चा भ्रूण में होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, बच्चे का सबसे पहले सिर का विकास होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो धड़ की तरफ जाता है, मतलब बॉडी की तरफ जाता है। तो बच्चा जब भ्रूण में होता है तो उसका क्या होता है, सिर की तरफ से विकास होता है, मतलब उसके मस्तिष्क की तरफ से विकास होता है, इसलिए इसे मस्तिष्काधोमुखी विकास कहते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें, निकट से दूर दिशा में विकास। तो निकट से दूर दिशा में विकास में क्या होता है, इसमें जो शरीर का विकास है वो बच्चों के पहले केंद्रीय भाग से स्टार्ट होके फिर वो धीरे धीरे बच्चों का विकास होता है। जैसे अगर एक बच्चा छोटा है तो उसका सबसे पहले क्या होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले उसके हृदय का विकास होता है, फिर उसके पेट का, फिर कंधे का विकास होता है, मतलब केंद्र की जो चीज़ें उनका पहले विकास होता है। उसके बाद धीरे धीरे उनका बच्चों के हाथों और पैरों का विकास होता है। तो वैसे ही अगर बच्चा एक होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपने हथेली का यूज़ करना स्टार्ट करता है। उसके बाद फिर हथेली के बाद पहले बच्चा पूरे हाथ से पकड़ता है। अगर वो एक ग्लास को पकड़ेगा बच्चा तो पहले पूरे हाथ से वो ग्लास को पकड़ता है। लेकिन क्या होता है, फिर धीरे धीरे बच्चे जो है अपनी उंगलियों का यूज़, अपनी छोटी मांसपेशियों का यूज़ करना भी सीख जाते हैं। तो ये है निकट से दूर दिशा में विकास। फिर दूसरा पॉइंट आता है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो हमेशा होता रहता है, वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। या ये कभी धीरे तो कभी तेज हो सकता है, लेकिन कभी रुकता नहीं है। विकास जो है वो हमेशा होता रहता है इंसान का। वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक सकती है, लेकिन विकास जो है वो इंसान हमेशा, क्योंकि वृद्धि भ्रूण अवस्था में शुरू होती है, उसके बाद फिर किशोर अवस्था तक आके वृद्धि होना जो इंसान का वो रुक जाता है। उसके बाद इंसान की वृद्धि नहीं होती, उसकी हाइट नहीं बढ़ती। लेकिन विकास जो है वो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग से जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से जब वो सीखना शुरू करता है तो वो अपने जीवन भर सीखता ही रहता है, भले कभी कम कभी ज़्यादा होता है लेकिन हमेशा चलता रहता है। फिर थर्ड पॉइंट है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें बच्चा सीखता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बड़ी चीज़ों को करना सीखता है। तो सामान्य चीज़ें पहले करना सीखता है, उसके बाद बड़ी चीज़ें करता है। तो ये क्या है, ये सामान्य से विशिष्टता की ओर जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बच्चे जो है पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करके पकड़ना सीखता है, उसके बाद फिर अपनी उंगलियों का यूज़ करता है। तो क्या करता है, वो धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी मांसपेशियों का भी विकास होता है, तो फिर पूरे हाथ का यूज़, फिर उंगलियों का यूज़, ये सब सीख जाता है बच्चा। फिर फोर्थ पॉइंट है आपको, विकास की सभी अवस्थाएं समान होती है। विकास जो होता है उसमें विकास की जो सभी अवस्थाएं जो है वो समान होती है। मतलब ये है कि बच्चा जो है वो सभी अवस्थाओं में जाता है।
जैसे क्या होता है, पहले बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, फिर शैशवावस्था में जाता है, शैशवावस्था के बाद बच्चा बालावस्था में जाता है, फिर किशोरावस्था में जाता है, उसके बाद फिर प्रौढ़ अवस्था होता है। तो क्या है, मतलब धीरे धीरे जो बच्चा वो सभी अवस्थाएं में जाता है। कोई भी बच्चा डायरेक्ट शैशवावस्था से प्रौढ़ अवस्था की तरफ या फिर किशोर अवस्था की तरफ नहीं जा सकता। बच्चे का जो सभी बच्चों का जो विकास वो सेम होता है। भले ये है कि किसी की ज़्यादा वृद्धि होती है, किसी की कम होती है, लेकिन होता सबका सेम है। कोई भी डायरेक्ट शैशवावस्था से किशोरावस्था में नहीं जा सकता। उसके बाद है आपका 5th पॉइंट, विभिन्न अंगों के विकास की गति अलग अलग होती है। जो अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, तो सबका जो विकास होता है वो उसके विकास होने की जो गति होती है, विकास होने की स्पीड भी होती है, वो भी अलग अलग होती है। शरीर के जितने भी पार्ट हैं सबके विकास की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। तो यही चीज़ है इसमें। फिर 6th पॉइंट है, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। जीवन की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था है और बाल अवस्था है, इसमें वृद्धि ज़्यादा स्पीड से होती है। अगर हम तो वैसे क्या है, इसमें वृद्धि जो है वो ज़्यादा स्पीड से होती है। वृद्धि एवं विकास की दर प्रारंभिक बाल्यावस्था व प्रौढ़ अवस्था में कुछ कम होती है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ये पता होगा कि बाल्यावस्था भी जो है दो दो में होता है, उसे भी दो पार्ट में बांटा गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या है, थोड़े स्पीड जो वो कम हो जाती है, और प्रौढ़ावस्था में भी जो वृद्धि एवं विकास की दर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मतलब ये है कि विकास की जो व्यक्ति का जीवन है उसमें कई अवस्थाएं आती है। किसी अवस्था में वृद्धि और विकास तेजी से होता है, और किसी अवस्था में जो वृद्धि और विकास थोड़ा धीमा हो जाता है, थोड़ी स्पीड उसकी कम हो जाती है। फिर 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट में सभी बच्चे अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचते हैं। सभी बच्चे का विकास, जो अभी तक हमने पढ़ा, सभी बच्चों का वृद्धि और विकास होता तो सभी बच्चों का है, और सभी बच्चे जो अपनी चरम सीमा तक पहुंचते भी है। मतलब कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो बड़ा होगा भी। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बड़ा हो जाएगा, कोई बच्चा बड़ा ही नहीं होगा, वो पैदा हुआ है तो एक ही साल का रह जाएगा। क्या है, वृद्धि और विकास तो सभी बच्चों का होता है। ये होता है कि किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम होता है, ये अलग अलग चीज़ें होती है। या फिर किसी की जल्दी हो जाती, किसी की वृद्धि जल्दी हो जाती है, कोई बच्चा जल्दी बड़ा, ऐसा लगता है देखने से कि हाँ ये बच्चा जल्दी बड़ा हो रहा है। कोई बच्चा किसी बच्चों की स्पीड कम होती है, वो काफ़ी धीमी गति से जो उसका विकास होता है। तो ये कम या धीरे तो हो सकता है, क्योंकि वो ये सारा जो है बच्चे के पोषण पर डिपेंड करता है, उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। लेकिन सभी बच्चे जो है अपने चरम सीमा तक पहुंचते हैं। प्रश्न 3 में बताना है कि मानव जीवन अवधि की जो प्रथम 4 अवस्थाएं होती है, उन 4 अवस्थाओं को आपको विस्तार से समझाना है। तो मानव जीवन अवधि की प्रथम 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये चारों टॉपिक आप को लिखना है, और फिर उन चारों टॉपिक को थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर देना है उसी के अकॉर्डिंग। तो प्रथम 4 अवस्थाएं पूछा है, तो 4 अवस्थाएं बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है? कितने 0 से जो 2 साल की अवस्था होती है, तो वो शैशवावस्था होती है। तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक जो होती है वो शैशवावस्था माना जाता है। अलग अलग जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये जो अवस्थाएं हैं उनको अलग अलग इससे बांटा है। तो इसीलिए 0 से 2 वर्ष की भी आयु शैशवावस्था होती है। तो बालक के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से पराश्रित होता है, मतलब दूसरों पर आश्रित होता है। क्योंकि बालक जो है वो बच्चा काफ़ी छोटा होता है। 6 वर्ष तक का बच्चा जो है, 0 से 6 वर्ष का बच्चा क्या होगा, वो काफ़ी छोटा होता है, वो अपना काम खुद से नहीं कर सकता। उसको देखभाल के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे माता पिता हो गया, या फिर और किसी को रखा जाता है उसकी देखभाल के लिए, तो उस पर वो पूरी तरह से निर्भर होता है। तो ये होती है शैशवावस्था। दूसरा है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, मानव जीवन के लगभग 6 तक तो शैशवावस्था हो गया, 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है इसे बाल्यावस्था का माना जाता है। और इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो अपने जीवन के अस्थायित्व को समझने लगता है। वो समझने लगता है कि क्या चीज़ें हैं, वो अपने आगे की तैयारी कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें जो है वो बच्चा जानने लगता है। और इसमें क्या हो, जब 6 वर्ष का हो जाता है बच्चा, तो इस टाइम पर क्या होता है, जब बाल्यावस्था में बच्चा होता है तो इसी टाइम पर बच्चा पढ़ना भी आरंभ करता है। उसका शिक्षा आरंभ जो है वो बाल्यावस्था से ही होता है।
थर्ड है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था वो काल है जिसमें क्या होता है, बालक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, और 12 से 18 वर्ष की आयु को जो है वो किशोर अवस्था का काल माना जाता है। वैसे किशोर अवस्था को टीन एज भी कहते हैं, क्योंकि 13 to 19 में आता है, तो इसलिए उसे टीन एज भी कहा जाता है। और किशोर अवस्था को वसंत काल भी कहा जाता है, और ये अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे ज़्यादा तनाव की स्थिति में रहते हैं, इसलिए इस अवस्था को जो है तनाव और तूफान की स्थिति की अवस्था भी कहा जाता है। फिर आता है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था जो किशोर अवस्था के बाद शुरू होती है, किशोर अवस्था के बाद जो शुरू होती अवस्था उसे प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। इसमें क्या है, युवा अवस्था की ओर जो है बच्चे वो बढ़ने लगते हैं, और इसमें ज़्यादातर जिम्मेदारियों से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था के बाद किशोर अवस्था में ही बच्चे समझने लगते हैं, अपने आप को बड़ों की तरह समझने लगते हैं किशोर अवस्था में ही। और प्रौढ़ अवस्था तक आते आते वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। तो ये था प्रौढ़ अवस्था। तो ये चारों अवस्थाएं थी, यही आपको बतानी थी। इस सभी अवस्थाओं के बारे में क्या करना है, आपको चारों अवस्थाएं लिख देनी है, उसके बारे में आपको जितना भी पता है। तो चारों अवस्था के डेफिनेशन। प्रश्न नंबर 4 है, माता पिता द्वारा अपनाए जाने वाले अनुशासनात्मक तरीकों का वर्णन करो, उनका बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना है, माता पिता के द्वारा जो अनुशासन अपनाया जाता है अपने बच्चों के लिए, वो कौन सा अनुशासन होता है, वो अनुशासन के कौन कौन से तरीके होते हैं, माता पिता द्वारा जो है कौन कौन से अनुशासन के तरीके अपनाए जाते हैं, उसका वर्णन करना है। और फिर बताना है कि माता पिता जो ये अनुशासन अपनाते हैं उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, माता पिता का अनुशासन कैसा होता है और उससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में। आंसर नंबर 4 में माता पिता द्वारा जो अनुशासन के तरीके अपनाए जाते हैं बच्चों के प्रति, कि बच्चों का जो है वो अनुशासन, बच्चों को कैसे रखते हैं अनुशासन में, तो इसके 2 तरीके बताए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट है स्नेहोमुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। इसमें जो बच्चे माता पिता हैं वो अपने बच्चों के प्रति स्नेहपूर्वक अनुशासन अपनाते हैं। मतलब अगर बच्चे कोई भी गलती करते हैं या फिर कुछ भी हो तो उनसे प्यार से बातचीत करते हैं माता पिता, और उन्हें समझाते हैं। अगर बच्चे कोई भी गलत काम कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो माता पिता उनसे प्यार से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं और बच्चों को समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। माता पिता इसमें कठोर अनुशासन का पालन तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, बच्चों के प्रति स्नेहपूर्वक रहते हैं, उनसे जो है वो प्यार से ही बातें करते हैं, उन्हें मारपीट ऐसा कुछ नहीं करते, उनसे प्यार से बात करते हैं। दूसरा तरीका जो होता है माता पिता द्वारा अपनाया जाना, उसमें आता है शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। इसमें क्या करते हैं, माता पिता बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। शक्ति का प्रयोग करना मतलब अगर बच्चों को जो है, इसमें माता पिता उनसे बात ना करके डायरेक्ट उन्हें एक धमकी की तरह या तो उन्हें डराते हैं या तो फिर उन्हें मारते पीटते हैं, उन्हें दंड देते हैं। उन्हें दंड द्वारा मतलब उन्हें अनुशासन में रखा जाता है, तो वो शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में आ जाता है। और जिसमें बच्चों से प्यार से बात करके उन्हें समझाकर रखा जाता है, वो फर्स्ट वाले में आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट दिया हुआ है आपका, 2 तरीके दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से माता पिता जो है वो अपने बच्चों को अनुशासन में रखते हैं। एक में शक्ति का प्रयोग करके और दूसरे में स्नेह से प्यार से रखा जाता है। तो ये जो 2 तरीके हैं जिसके द्वारा माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन में रखते हैं, तो उसका बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहले तो 2 तरीकों का वर्णन करना था और उसके बाद इसका बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा जिस माहौल में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, वो बचपन से जो चीज़ें देखते आता रहता है वही चीज़ें बच्चा सीखता है और वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ें ऑब्जर्व करता है। तो अगर बच्चा जैसे वातावरण में रहेगा तो बच्चे पर प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। अगर वो बचपन से ही अगर उसे माता पिता से प्यार मिला है, अगर उसे माता पिता समझाते हैं हर बात पर, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करता है और अच्छा कर पाता है। लेकिन अगर उसे किसी भी कार्य करने पर बार बार दंड दिया जाता है तो क्या होगा, बच्चा जो है वो कई बार बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है और भी कई चीज़ें होती है और फिर बाद में आगे जाकर वो बच्चा भी फिर वैसे ही बनता है। तो इसीलिए बच्चा जो है उसका अगर
जिस तरीके से हम उसका पालन पोषण करते हैं, जिस तरीके से हम उसे रखते हैं, बच्चों को जिस वातावरण में वो रहता है वो वैसा ही बनता है। बच्चे के लालन पालन की प्रक्रिया प्रणाली बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रक्रिया द्वारा उसका पालन पोषण होता है, वैसा ही उसी तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास भी होता है। तो ये था आपका आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, संरक्षण के नियम तथा जीववाद के प्रत्यय का निर्माण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या महत्व रखता है। जो संरक्षण का नियम है और जीववाद है, ये दोनों बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में क्या भूमिका निभाता है, उसमें उसकी क्या भूमिका होती है। तो संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? संज्ञानात्मक, जिसमें सोचने विचारने की क्षमता जो होती है इंसान की, वो जो है उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। वो अपने समाज से, अपने आसपास से, अपने परिवेश से काफ़ी चीज़ें सीखता है। तो जो बच्चे की सोचने विचारने की क्षमता होती है वो उसकी संज्ञानात्मक विकास जो है वो होती है। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या आता है, तो इसमें बोल रहा है कि संरक्षण का नियम और जीववाद इसमें कैसे भूमिका निभाता है, तो वो हमें बताना है। तो इसके लिए पहले ये लिखना होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है यहाँ संरक्षण बनाए रखना, ये है आपका संरक्षण का नियम। तो संरक्षण का नियम अभी हमने बता दिया कि संरक्षण का नियम और जीववाद जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है वो यहाँ देखेंगे। संरक्षण बनाए रखना, तो संरक्षण बनाए रखना ये क्या है, बच्चे की जो कंजर्वेशन पावर होती है वो होती है। जैसे बच्चा है अगर उसे 2 ग्लास में पानी दे दिया जाए, एक ग्लास जैसे चौड़ा हो और थोड़ा साइज छोटा हो, और एक जो है वो लंबा है लेकिन पतला है, पानी तो दोनों में सेम ही क्वांटिटी में है, पानी इक्वल है, लेकिन जो चौड़ा है उसमें कम नीचे तक रहेगा पानी, और जो पतला ग्लास है उसमें वो लंबा होने के कारण क्या होगा, पतला है तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा पानी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं उनके सोचने समझने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो उतना ज़्यादा नहीं समझ पाते। अगर वो देख रहे हैं कि चौड़े ग्लास में थोड़ा नीचे पानी है तो उन्हें लगेगा कि वो पानी कम है, और अगर उसी पानी को पतले लंबे ग्लास में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा दिखेगा, तो बच्चों को लगेगा कि वो ज़्यादा है। तो क्या है, बच्चे जो अपनी जो उनकी सोचने समझने की क्षमता होती है वो स्थिर नहीं रह जाती। वो देख के क्या लगता है उन्हें कि पहले चौड़े ग्लास में लगता है कि हाँ यहाँ कम पानी है, लेकिन उसी पानी को, सेम पानी को अगर लंबे ग्लास में डाल देते हैं तो वो उसे ज़्यादा दिखता है। तो मतलब इसमें बताने का ये था कि जो बच्चे हैं उसमें संरक्षण का नियम की क्या भूमिका होती है उनके संज्ञानात्मक विकास में, कि बच्चे जो है वो उनकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो स्थिर नहीं होती। वो पहले उन्हें क्या लगता है कि जो है पहले जो छोटे ग्लास में पानी था वो कम लग रहा था, वो उसी पानी को वहाँ वो ज़्यादा लग रहा है। तो वो उनकी जो सोच होती है, विचार बनाए रखने की क्षमता होती है वो एक नहीं रहती है। तो यही आता है संरक्षण के नियम में। दूसरा है जीववाद। तो जीववाद में क्या है, जीववाद में बच्चों को ऐसा लगता है कि कि हर निर्जीव वस्तुएं चाहे जो भी होती है कि सब कुछ में जान होती है। जीववाद का मतलब ही यही है कि बच्चों को हर चीज़ में जीवन दिखाई देता है, चाहे वो निर्जीव वस्तु ही क्यों ना हो। जैसे हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, पेड़ों की कहानियाँ सुनाते हैं, बादलों की कहानियाँ सुनाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। उन्हें क्या लगता है, जैसे हम बताते हैं, उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं, तो जीववाद में ये आता है कि वो लोग निर्जीव वस्तुओं में भी ये समझते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी जो है वो जान होती है। हम जो भी उन्हें बताते हैं बच्चे उन्हें सच मान लेते हैं। तो इस तरह क्या है, जो बच्चे होते हैं उनका, इससे हमें ये पता चलता है बच्चों का धीरे धीरे विकास होता है। जो प्री स्कूल होते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं बचपन में, स्टार्टिंग में जब वो घर पे रहते हैं, स्कूल जाने से पहले का जो उनका होता है टाइम, उस टाइम पर क्या होता है, बच्चे काफ़ी चीज़ें जो है वो नहीं समझते। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उन्हें फिर समझ आती है। तो यही चीज़, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, संरक्षण के नियम तथा जीववाद के प्रत्यय का निर्माण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या महत्व रखता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है।
जो बच्चों का जो विकास है, बच्चों के जो सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो जो होता है संज्ञानात्मक विकास, उसमें संरक्षण का नियम और जीववाद जो है उसकी क्या भूमिका होती है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संरक्षण के नियम तथा जीववाद के प्रत्यय का निर्माण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या महत्व रखता है। जो संरक्षण का नियम है और जीववाद है, ये दोनों बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में क्या भूमिका निभाता है, उसमें उसकी क्या भूमिका होती है। तो संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? संज्ञानात्मक, जिसमें सोचने विचारने की क्षमता जो होती है इंसान की, वो जो है उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। वो अपने समाज से, अपने आसपास से, अपने परिवेश से काफ़ी चीज़ें सीखता है। तो जो बच्चे की सोचने विचारने की क्षमता होती है वो उसकी संज्ञानात्मक विकास जो है वो होती है। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या आता है, तो इसमें बोल रहा है कि संरक्षण का नियम और जीववाद इसमें कैसे भूमिका निभाता है, तो वो हमें बताना है। तो इसके लिए पहले ये लिखना होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है यहाँ संरक्षण बनाए रखना, ये है आपका संरक्षण का नियम। तो संरक्षण का नियम अभी हमने बता दिया कि संरक्षण का नियम और जीववाद जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है वो यहाँ देखेंगे। संरक्षण बनाए रखना, तो संरक्षण बनाए रखना ये क्या है, बच्चे की जो कंजर्वेशन पावर होती है वो होती है। जैसे बच्चा है अगर उसे 2 ग्लास में पानी दे दिया जाए, एक ग्लास जैसे चौड़ा हो और थोड़ा साइज छोटा हो, और एक जो है वो लंबा है लेकिन पतला है, पानी तो दोनों में सेम ही क्वांटिटी में है, पानी इक्वल है, लेकिन जो चौड़ा है उसमें कम नीचे तक रहेगा पानी, और जो पतला ग्लास है उसमें वो लंबा होने के कारण क्या होगा, पतला है तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा पानी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं उनके सोचने समझने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो उतना ज़्यादा नहीं समझ पाते। अगर वो देख रहे हैं कि चौड़े ग्लास में थोड़ा नीचे पानी है तो उन्हें लगेगा कि वो पानी कम है, और अगर उसी पानी को पतले लंबे ग्लास में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा दिखेगा, तो बच्चों को लगेगा कि वो ज़्यादा है। तो क्या है, बच्चे जो अपनी जो उनकी सोचने समझने की क्षमता होती है वो स्थिर नहीं रह जाती। वो देख के क्या लगता है उन्हें कि पहले चौड़े ग्लास में लगता है कि हाँ यहाँ कम पानी है, लेकिन उसी पानी को, सेम पानी को अगर लंबे ग्लास में डाल देते हैं तो वो उसे ज़्यादा दिखता है। तो मतलब इसमें बताने का ये था कि जो बच्चे हैं उसमें संरक्षण का नियम की क्या भूमिका होती है उनके संज्ञानात्मक विकास में, कि बच्चे जो है वो उनकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो स्थिर नहीं होती। वो पहले उन्हें क्या लगता है कि जो है पहले जो छोटे ग्लास में पानी था वो कम लग रहा था, वो उसी पानी को वहाँ वो ज़्यादा लग रहा है। तो वो उनकी जो सोच होती है, विचार बनाए रखने की क्षमता होती है, वो एक नहीं रहती है। तो यही आता है संरक्षण के नियम में। दूसरा है जीववाद। तो जीववाद में क्या है, जीववाद में बच्चों को ऐसा लगता है कि कि हर निर्जीव वस्तुएं चाहे जो भी होती है कि सब कुछ में जान होती है। जीववाद का मतलब ही यही है कि बच्चों को हर चीज़ में जीवन दिखाई देता है, चाहे वो निर्जीव वस्तु ही क्यों ना हो। जैसे हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, पेड़ों की कहानियाँ सुनाते हैं, बादलों की कहानियाँ सुनाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। उन्हें क्या लगता है, जैसे हम बताते हैं, उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं, तो जीववाद में ये आता है कि वो लोग निर्जीव वस्तुओं में भी ये समझते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी जो है वो जान होती है। हम जो भी उन्हें बताते हैं बच्चे उन्हें सच मान लेते हैं। तो इस तरह क्या है, जो बच्चे होते हैं उनका, इससे हमें ये पता चलता है बच्चों का धीरे धीरे विकास होता है। जो प्री स्कूल होते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं बचपन में, स्टार्टिंग में जब वो घर पे रहते हैं, स्कूल जाने से पहले का जो उनका होता है टाइम, उस टाइम पर क्या होता है, बच्चे काफ़ी चीज़ें जो है वो नहीं समझते। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उन्हें फिर समझ आती है। तो यही चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 6, अपने भाई बहनों तथा मित्रों के साथ बच्चों के संबंध की व्याख्या करें। बच्चों के जो है अपने भाई बहनों और मित्रों के साथ कैसे संबंध होते हैं, वो उस संबंध की व्याख्या करनी है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाई बहनों तथा मित्रों के साथ संबंध। तो बच्चों के जो भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ज़्यादातर भारतीय परिवारों में क्या होता है, ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बड़े भाई बहन होते हैं वो अपने से छोटे भाई बहनों के जो है वो देखभाल करते हैं। इसलिए क्या होता है, जो भाई बहन और बच्चे
जो भाई बहन होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़े भाई बहन होते हैं वो अपने से छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं। और भाई बहन बच्चों के साथ क्या होता है कि भाई बहन जो है वो आपस में खेलते हैं एक दूसरे के साथ, बाकी सारे काम भी जो है वो साथ में मिलजुल कर करते हैं। तो इससे क्या होता है, उन दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध भी होते हैं, दोस्तों जैसे संबंध भी हो जाते हैं। प्लस में जो बड़े भाई बहन होते हैं वो छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, तो एक अच्छा रिलेशन हो जाता है भाई बहनों के बीच में, छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों के बीच में। तो माता पिता से काफ़ी अलग संबंध होते हैं जो भाई बहन के होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जो भाई बहन होते हैं वो 2 से 1 साल बड़े, 2 साल बड़े, 3 साल बड़े ऐसे होते हैं, ज़्यादा गैप नहीं होता उनकी एज के बीच में। तो ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तो वो दोनों एक दोस्त की तरह भी रहते हैं। जैसे छोटी बहन है या तो वो अपनी बड़ी बहन के साथ दोस्त की तरह भी रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा एज डिफरेंस तो होता नहीं है दोनों के बीच में। प्लस में क्या होता है कि जो भाई बहन होते हैं वो एक दूसरे के साथ, जो बड़ी बहन होती है और छोटी बहन होती है, तो उन दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध तो होते ही हैं। साथ ही वो दोनों क्या होता है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ शेयर ना करके, क्योंकि बड़ी बहनें हैं या फिर बड़ा भाई है, कोई भी है, तो उनके साथ फ्रेंड जैसा रिलेशन होता है उनका, तो काफ़ी अपनी जो सीक्रेट होते हैं, अपनी जो सीक्रेट्स बातें होती है वो भी शेयर करते हैं उनके साथ। और बड़े भाई बहनों का जैसा भी नेचर होता है, जैसे भी होते हैं बड़े भाई बहन, उसका प्रभाव जो है वो छोटे भाई बहनों पर पड़ता है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई बहनों से सीखते हैं। तो और ज़्यादा और जब वो भाई बहन, जो बड़े और छोटे भाई बहन हैं, वो इतने क्लोज होते हैं अपने दोनों, तो इसका क्या होता है कि दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ता है। लेकिन कई बार ये होता है कि कई बार भाई बहनों में जलन भी आ जाता है कि दोनों को एक दूसरे से कभी कंपटीशन होता है, कभी दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। तो इसमें यह है कि अगर कुछ ऐसा है तो माता पिता को ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के संबंधों पर, कि भाई बहन हैं अगर, तो वो आपस में लड़े ना, दोनों एक दूसरे से, जैसे एक दूसरे से उन्हें जलन होती है तो उस टाइप का जो होता है, तो उसमें माता पिता जो है वो उन दोनों को, भाई बहनों को साथ में लाने के लिए अच्छा प्रयास कर सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं माता पिता अपने बच्चों को साथ में रखने के लिए, क्योंकि जो भारतीय परिवार होता है उसमें भाई बहन कभी आपस में लड़ते हैं तो कभी आपस में फ्रेंड की तरह भी रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के बीच में जो है वो ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होता। तो दूसरा है मित्र मंडल के साथ संबंध। तो मित्र मंडल के साथ बच्चों के कैसे संबंध होते हैं? तो मित्र मंडल में क्या है, जो फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स का भी जो है, जो उसके मित्र मंडल होता है उसका काफ़ी हद तक बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहते हैं जैसे संगति में रहता है बच्चा वैसा ही बन जाता है। अगर जैसे वो फ्रेंड सर्कल में रह रहा है, जैसे ग्रुप में रह रहा है, वैसी ही चीज़ें जो है उसके, तो वो भी जो है वैसा ही बन जाता है धीरे धीरे जैसे उसके दोस्त होते हैं। क्योंकि बच्चा जो है वो बचपन से ही क्या करता है, अपने हम उम्र के साथ जो अपने उसके एज वाले बच्चे होते हैं उसके साथ जो पढ़ते हैं लिखते हैं तो उनके साथ खेलते हैं, तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, खेलते टाइम पर, स्कूल टाइम पर। तो बच्चों की जो ज़्यादातर जो टाइम है वो फ्रेंड्स के साथ बीतने के कारण क्या होता है, उनको फ्रेंड्स से ज़्यादा लगाव हो जाता है, उनका जो प्रभाव होता है अपने दोस्तों का वो बच्चों पर पड़ने लगता है। और बच्चे जो अपने सीक्रेट्स, जो अपनी गोपनीय बातें हैं वो अपने फ्रेंड्स से जो है साझा करने लगते हैं। इसी वजह से क्या होता है, बच्चों का जो है अपने मित्रों के साथ जो है सामाजिक और भावनात्मक रिलेशन भी काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का भावनात्मक विकास भी। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों की सोच की विशेषताओं का वर्णन करें। विद्यालय पूर्व आयु मतलब कि जो बच्चे होते हैं जो विद्यालय नहीं जाने वाले होते हैं, विद्यालय जाने से पहले की जो उनकी आयु होती है, उन बच्चों की सोच कैसी होती है। क्योंकि जब विद्यालय जाने लगते हैं बच्चे, तो विद्यालय में जो उन्हें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तो बच्चे धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेकिन जब बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे होते, उनसे जो पहले की आयु के बच्चे होते हैं, उनकी सोच की क्या क्या विशेषताएं होती है, उनकी सोच कैसी होती है, उसका वर्णन। विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों की सोच की विशेषताएं। इसमें विद्यालय से जो पूर्व आयु के बच्चे होते हैं उनकी सोच की विशेषताएं बतानी है कि उनकी जो सोच होती है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। तो फर्स्ट है संरक्षण बनाए रखना। जो विद्यालय से पूर्व आयु के बच्चे होते हैं उनमें कंजर्वेशन पावर जो होती है वो
ऐसी होती है कि वो किसी भी चीज़ पर जो अपना एक फोकस नहीं बना कर रख पाते, मतलब वो किसी भी चीज़ पर अपने एक विचार पर नहीं टिक पाते। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर एक बच्चा है, उसके सामने दो ग्लास रख दिया जाता है, एक चौड़ा ग्लास है और एक लंबा और पतला ग्लास है। तो क्वांटिटी पानी की जो है दोनों में तो सेम ही है, पानी तो दोनों में बराबर ही डाला गया है। लेकिन क्या होता है, जो चौड़ा ग्लास है उसमें कम पानी दिखता है और जो लंबा और पतला ग्लास है उसमें ज़्यादा पानी दिखता है। तो लंबा और पतला ग्लास होने की वजह से वही पानी जो उसमें ज़्यादा दिखेगा। तो अगर हम चौड़े वाले ग्लास का पानी को अगर हम लंबे ग्लास में डाल देते हैं तो बच्चे से अगर पूछा जाए तो वो ये बोलेगा कि पतले ग्लास में ज़्यादा पानी है। तो वो क्या है, उनकी सोच स्थिर नहीं रह पाती, वो एक जगह पर जो है अपना विचार नहीं बना कर रख पाते। तो ये है पहली विशेषता विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों की। दूसरा है हालांकि यह भी सत्य है कि बच्चा परिचित स्थितियों में अपना विचार बनाए रख सकता है। जब वह अपरिचित स्थितियों में वह भ्रमित हो जाता है, जैसे कि एक 4 वर्षीय बच्चों को पिता के साथ प्रतिदिन गायों को पूर्व निर्धारित मात्रा में चारा खिलाया जाता है। इसमें क्या है कि मतलब बच्चा जो चीज़ें जानता है, जो चीज़ें वो डेली देखता है, तो उस चीज़ों के लिए जो है वो कंफर्म होता है। लेकिन अगर उसके सामने हम कुछ नया करते हैं तो बच्चा क्या हो, वो भ्रमित हो जाता है। जैसे ग्लास का हमने एग्जांपल दिया, तो वो छोटा ग्लास से बड़े ग्लास में हमने डाला, पतले ग्लास में डाला, तो बच्चा क्या है उसमें कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो है वो सोच एक बनाए नहीं रख पाता। लेकिन अगर एक बच्चा है, अगर उसके सामने एक ही काम बार बार किया जाए, वही चीज़ें वो देखता है, तो वो चीज़ें उसे फिर वो समझने लगता है। और जब वो बच्चा 6 से 7 वर्ष की आयु में आ जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि 6 वर्ष की आयु तक वो शैशवावस्था में होता है, जो उसकी विद्यालय पूर्व की आयु होती है, विद्यालय जाने से पहले की आयु होती है। लेकिन जब उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, तो बड़ा होने लगता है, तो फिर वो समझने लगता है, अपने विचार बनाने लगता है, फिर अपने भी विचार प्रकट करने लगता है। दूसरा है क्रमांकन। इसमें क्या है, बच्चों को जो है अगर हम उन्हें 4 से 5 पेंसिल दे दे तो वो क्या करेंगे, वो बच्चे जो है वो उसको उल्टा सीधा भी लाइन से लगा सकते हैं, या फिर अगर उसे बोल दे कि हम छोटे से बड़े की तरफ लगाओ, तो वो स्टार्टिंग के 3 तो लगा देंगे बच्चे, लेकिन चौथे में वो कंफ्यूज रहेगा बच्चा, और 5वां तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। थर्ड है किसी अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य को समझना। किसी दूसरे व्यक्ति के नज़रिए को जो छोटा बच्चा है वो नहीं समझ पाता कि दूसरा व्यक्ति क्या बताना चाहता है, उन्हें हम जो बोलते हैं बच्चा वही समझता है। वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो नहीं कर पाता उस टाइम पर, काफ़ी छोटे होने के कारण। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है तो बच्चों की जो है संज्ञानात्मक जो विकास है वो और होता जाता है, जिसकी वजह से बच्चा फिर समझने लगता है। फोर्थ है जीववाद। जीववाद है कि हर वस्तु में क्या होता है, जीववाद का मतलब है कि बच्चा क्या करता है उसमें कि जो भी चीज़ें हैं, भले ही वो निर्जीव चीज़ें हो, उसमें भी बच्चों को लगता है कि इसमें भी जान है, मतलब निर्जीव सी चीज़ों को जो है उसमें भी वो जीवन समझने लगता है, यही है जीववाद। जैसे अगर हम बच्चों को पेड़ पौधों की कहानियाँ सुनाते हैं, बादलों की कहानियाँ सुनाते हैं, तो बच्चा हमारी बातों को सच मान जाता है कि हाँ पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, बादलों में भी जीवन होता है, उन्हें वो रियल मानने लगता है। मतलब हमारे द्वारा जो भी चीज़ें उन्हें बताई जाती है, बच्चा उन्हें सच समझ लेता है। तो इस सब से हमें क्या स्पष्ट होता है कि ये सारी चीज़ें से हमें ये पता चलता है कि बच्चा जो है वो कोई भी बच्चा अचानक जो सोचना, संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हुआ, संज्ञानात्मक विकास ही ये है कि सोचने समझने की जो शक्ति होती है, सोचने समझने की जो चीज़ें होती है, वो बच्चा जो है उसमें जो है विकास होना। तो कोई भी चीज़ें जो डायरेक्ट नहीं होती, बच्चा जब छोटा होता है तो धीरे धीरे उसमें समझ कम होती है, वो क्रिएटिव नहीं होता बच्चा। उस टाइम पर क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज हो जाता है, और जब वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है, उसके ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, फिर वो चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, फिर वो अपने विचार प्रकट करने लगता है। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी इसमें कि विद्यालय पूर्व के जो बच्चे होते हैं उनकी उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इसमें आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं।